Namaskar. All of you have a warm welcome and greetings on your own YouTube channel. And the last two videos, the entire lesson has been explained. And today in this video, the question and answer of the fun, the head will be done. You all watch this video completely so that you can solve all the question in a good way. बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर बेहायो पुस्तक के प्रथम पार्ट द फन दे हेड के क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए चलिए हम देखते हैं इस पार्ट के प्रश्न और उनके आंसर। लेट गो। इस लेसन के अंदर जो एक्टिविटी है उसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पहले आपको छोटे छोटे आंसर पूछे जाएंगे, उसके बाद में कुछ वाक्यांश दिया हुआ होगा, उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो आपको कम से कम 30 शब्दों के अंदर उसके आंसर देने होंगे। और उसके बाद में जो चौथा प्रकार का प्रश्न है वो उसके अंदर आपको लगभग 100 शब्दों के आसपास आंसर देना होगा, यानी वो बड़े आकार के प्रश्न होंगे जिसको हम ऐसे टाइप प्रश्न बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन इन ए फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच, यानी इन प्रश्नों के उत्तर है वो आपको कुछ शब्दों में या 1-2 वाक्य के अंदर देने हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। टॉमी और मार्गी की उम्र पूछी गई है। आपको पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, आपको मालूम है आंसर क्या है। जैसे मार्गी की जो उम्र है 11 साल और टॉमी की उम्र है 13 साल। अब इसको किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको समझाऊंगा। आपके सामने जैसे प्रश्न है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। अब इसका आंसर इसी में किस प्रकार से देना है। जैसे मार्गी को आप 11 साल का बताना है तो मार्गी कैसे उत्तर दोगे आप लिखोगे मार्गी इज़ एन 11 एंड टॉमी इज़ ए 13 ईयर ओल्ड। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न है, व्हाट डिड मार्गीज राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था। अब इसका आंसर, मार्गी ने लिखा था कि टॉमी ने एक रियल पुस्तक देखी है या प्राप्त की है या उससे मिली है। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, मार्गी रोट। इसी के अंदर से मैंने लिया, जैसे इसके अंदर जो करता था मार्गी, मैंने इसको बार लिखा। उसके बाद में जो राइट क्रिया थी इसके अंदर बार जो हेल्पिंग वर्ब डिड था उसको मैं इसके अंदर ले गया, तो क्रिया सेकंड फॉर्म होगी रोट। फिर उसने जो डायरी के अंदर लिखा वो अंदर लेके दिया, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। इस प्रकार से आंसर देना है आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला जो प्रश्न है पुस्तक का वो है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। इसका हिंदी के अंदर ऐसे है, क्या मार्गी ने इससे पहले कभी कोई पुस्तक देखी है। अब इसका आंसर है नहीं, उसने पहले कभी पुस्तक वगैरह नहीं देखी थी। वो तो पहले कंप्यूटर या उसके टेलीबुक है उसी के ऊपर अध्ययन करती थी, तो उसने किसी प्रकार की रियल बुक नहीं देखी थी और ये रियल बुक उसने पहली बार देखी है। इसलिए इसका आंसर नो के अंदर आएगा। तो हम कैसे देंगे इसका आंसर, इसका आंसर हम लिखेंगे नो मार्गी हैड एवर की जगह नेवर लिखना है। मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर, यानी मार्गी ने इससे पहले कभी कोई पुस्तक नहीं देखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। जिसका आशय है, उसको पुस्तक के विषय में क्या बातें अजीब सी लगी। उसको 2-3 बातें जैसे अजीब लगी हैं। पुस्तक जैसे कंप्यूटर स्क्रीन की अपेक्षा कागज़ पर छपी हुई उसको मिली है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर पुस्तक के अक्षर आगे पीछे हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन पुस्तक के अक्षर एक ही जगह उनको मिले, यानी आगे पीछे वो नहीं हिल रहे थे, नहीं डुल रहे थे। इस प्रकार उसको कुछ अजीब सा नजर आया। अब इस चीज़ को हम इंग्लिश के अंदर कैसे लिखेंगे वो हम इस प्रकार लिखेंगे, मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज, यानी मार्गी को एक अजीब सी मिली। हमने देखो इसी प्रश्न में से वो चीज़ बाहर निकाली है। जैसे मार्गी इसी के अंदर जो करता है उसी को बाहर लिया है। ये सी था ना, ये मार्गी के लिए है, इसलिए हमने यहाँ मार्गी लिख दिया। और फाइंड का फाउंड क्यों किया, क्योंकि ये डिड जो प्रश्न के अंदर आया है ये क्रिया को सेकंड फॉर्म बना देता है जब अंदर ले जाएंगे क्रिया हेल्पिंग वर्ब को। तो उसके बाद में स्ट्रेंज, आगे जो प्रश्न का उत्तर हम दे रहे हैं दैट लगाकर की, ऐसे द
words printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. She also found it odd that the words on a page always remained the same as the first time they were read. यानी उसने ऐसी अजीब सी चीज़ पहली बार देखी है, क्योंकि उससे पहले वो टेली बुक्स देखी है जिस पर अक्षर आगे पीछे मूव होते हैं, और जैसे कंप्यूटर है तो उसके सामने अक्षर उभरते हैं और वो पढ़ती हैं और उसको आगे से आगे बढ़ाती रहती है। अब ये चीज़ उसके लिए एकदम नई है, जिसमें वो पुस्तक को बार बार रीड करती है, अक्सर आगे पीछे नहीं बढ़ते हैं, तो ये एक नई चीज़ होगी उसके लिए। बिसाइड्स इसके अलावा भी उसके द आइडिया दैट समवन वुड राइट ए बुक अबाउट स्कूल वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गी। मार्गी के लिए एक अजीब चीज़ और ये थी जो उसके अंदर एक शब्द था स्कूल, क्योंकि वो कभी स्कूल नाम की चिड़िया कभी सुना ही नहीं था, और पहली बार उसे मालूम चला कि स्कूल भी कुछ हुआ करती है, क्योंकि उसका घर ही उसके लिए स्कूल था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए अजीब सी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो पांचवा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़। आपके हिसाब से टेली बुक क्या हो सकती है, यानी टेली बुक का आपके क्या विचार हैं, या आपका क्या आशय है, या आप टेली बुक के बारे में क्या समझते हैं, उसका आंसर हमें देना है। जैसे टेली बुक है वो एक डिजिटल पुस्तक की तरह होती है, जैसे टेलीविज़न है या कंप्यूटर है, जैसे आपने स्क्रीन हमेशा देखते ही हैं, आपका मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है, उस पर स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर पुस्तक छपी हुई आपको दिखाई देती है। टेली बुक किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं होता है जिस पर कोई छपा हुआ होता है, वो तो एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर ये प्रदर्शित होती है। अब ये चीज़ है ये हमें इंग्लिश के अंदर बतानी है। कैसे बताएंगे हम, इस प्रकार उसको आंसर देंगे द डिजिटल बुक वी रीड ऑन ए कंप्यूटर और टेलीविजन। हम जो भी डिजिटल बुक है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं। ए बुक दैट कैन बी डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए टेली बुक। एक पुस्तक जो एक स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है, उसको हम टेली बुक बोलते हैं। इट इज़ नॉट प्रिंटेड ऑन पेपर। ये पेपर पर छपी हुई नहीं होती हैं। इट कैन बी रीड एंड शोन ओनली ऑन ए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन। ये केवल और केवल मात्र इलेक्ट्रॉनिक जो स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर हमें दिखाई देती है और जिस पर हम पढ़ते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कुछ सहपाठी थे। तो अब आपको पाठ अच्छी तरह से समझाया है मैंने, और आप भली भांति जानते हैं कि मार्गी का जो स्कूल है वो तो उसका घर ही था, और उसके क्लासमेट कैसे हो सकते हैं, वो तो उसके कमरे में अकेली थी। तो आप इसका आंसर किस प्रकार देंगे इंग्लिश के अंदर वो बताए देते हैं आपको। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्गीज स्कूल वाज इन हर हाउस नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यानी उसका जो बेडरूम था उस बेडरूम के पास में जो कमरा था वही उसका स्टडी रूम और वही उसका स्कूल। इस प्रकार इसका यह आंसर हो गया। और दूसरा इसके साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कोई क्लासमेट थे, सहपाठी थे। तो इसका हम आंसर नो में देंगे क्योंकि क्लासमेट थे ही नहीं, तो इसका आंसर होगा नो सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। बस इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए और एक छोटा सा आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझाया जाएगा हर क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी ने कौन कौन से विषय पढ़े। आपने इस पाठ के अंदर कम से कम 3 विषय के नाम तो पढ़े ही हैं। एक तो हिस्ट्री, एक जियोग्राफी और एक अर्थमेटिक। ये तीनों नाम आपने जरूर इस लेसन के अंदर पढ़े, बस वही तो नाम इसके अंदर लिखने हैं। और कैसे लिखोगे वो मैं बता ही देता हूँ। मार्गी एंड टॉमी लर्नड, और इसको आप लर्न भी ईडी भी लगा सकते हैं। लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। बस यही आपका आंसर है। देखो अंदर से ही तो कर्ता ढूंढ के लाना है 12 पर्सन में से। जैसे मार्गी एंड टॉमी ये पूरा सब्जेक्ट है, ये लिख दिया। लर्न ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ डिड आया हुआ है, पास्ट टेंस है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्नड। और उसके बाद में जो 3 सब्जेक्ट है बस वो लिख दिया। कितना इजी आंसर है, बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो प्रश्न आएंगे वो एक सेंटेंस दिया होगा
और उसमें से रेफरेंस पूछा जाएगा। इसी कहानी में से, पूरे कहानी में से आपको एक वाक्य दिया जाएगा और फिर उसमें से अपन को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आता है। एक आपके सामने उभरा सेंटेंस, आई वुडंट थ्रू इट अवे, मैं इसको कहीं दूर नहीं फेंक सकता। अब ये किसने कहा, किसके बारे में कहा और क्यों कहा, कैसे कहा, कब का, इस प्रकार के प्रश्न इस पर बन सकते हैं। तो ये शब्द टॉमी ने कहा था क्योंकि उसके पास वो जो टेली बुक थी और उसके अंदर हजारों प्रकार के पुस्तकें उसके अंदर आ सकती थी, तो वो चाहता था कि वो इसको कहीं दूर नहीं फेंक सकता है। ये हमने अच्छे से पाठ पढ़ाया, तब पढ़ाया है और पढ़ा है, आपने भी उसको पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ। और इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर ये उभर गए। पहला जो प्रश्न पूछा है इन्होंने कि हु से दीज वर्ड, ये शब्द किसने कहे। अभी मैंने बताया नहीं, टॉमी ने कहा। ये आप अगर लाइन अगर ढूंढोगे इस लेसन के अंदर तो आपको जरूर मिल जाएगी। और इसका आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं, टॉमी सेज। हु की जगह आपको सिर्फ टॉमी लिखना है, टॉमी सेज दीज वर्ड। बाकी कुछ चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ हु की जगह टॉमी लिखा, बाकी एज इट इज़ मैंने उतारा, देखो आपके सामने। इस प्रकार आपको आंसर देना, बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो इसमें पूछा गया इसी सेंटेंस से कि व्हाट डज इट रेफर टू। ये जो इट शब्द आया इसके अंदर, ये किसके लिए आया। अभी आपको पता है ना, जो टॉमी वो बात कर रहा था वो किसके बारे में कर रहा था, वो जो टेलीविज़न की स्क्रीन है ना, उस पर जो डिजिटल बुक आती है उसके बारे में वो बात कर रहा था। इसका आंसर होगा इट रेफर टू टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच द डिजिटल बुक्स अपीयर। एक टेलीविजन स्क्रीन होती है जैसे कंप्यूटर की तरह या आपके मोबाइल की तरह, उस पर एक डिजिटल बुक अपीयर होती है। आप भी मोबाइल के अंदर देखते हैं ना, पीडीएफ के हो सकती है और किसी माध्यम से आपके पास आती है फोटो वगैरह और आप देखते हो उसके अक्सर, वही तो डिजिटल बुक है। इसके ऊपर और कौन सा प्रश्न पूछा गया है, इसके ऊपर एक और प्रश्न पूछा, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। यानी जो इसके अंदर बोलने वाला है, बोल कौन रहा है, टॉमी, तो वो इसका कंपेयर किससे कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है। यानी वो जो उसके अंदर टेली बुक है वो उसकी तुलना किससे की जा रही है, उसका आंसर हम देंगे। और हिंदी में तो हमें मालूम है कि वो किससे तुलना कर रहा है। एक मुद्रित पुस्तक होती है, प्रिंटेड, जैसे आज हमारे पास है ना, वो आगे आने वाले समय में इस प्रकार उनके लिए एक अजीबोगरीब होगी, इसलिए वो उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ आंसर इस प्रकार से देंगे, ए टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर्ड विथ ए प्रिंटेड बुक बाय द स्पीकर। बाय द स्पीकर इसी के अंदर से लिया हुआ मैंने, देखो यहीं से उठाया है। तो ए टेलीविजन स्क्रीन इज बीइंग कंपेयर, किससे कंपेयर की जा रही है, वो आंसर हमने यहाँ दे दिया, विथ ए प्रिंटेड बुक। और अंत में बाय द स्पीकर, किसके द्वारा ये तुलना हो रही है, स्पीकर द्वारा। और स्पीकर कौन है इसके अंदर, टॉमी। हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसी प्रकार का एक आपके सामने सेंटेंस होगा और उसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस आया, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट wasn't ए रेगुलर टीचर, इट was मैन। अब इस सेंटेंस का मतलब कि श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर तो अवश्य था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन आज की तरह उसके पास ऐसा नियमित शिक्षक नहीं था। आज की तरह मतलब 2157, उस समय रेगुलर टीचर किसके बारे में कहा गया है, वो रोबोटिक टीचर यानी जो कंप्यूटर होता है को रेगुलर टीचर कहा गया है। इट वाज ए मैन, वो तो एक आदमी था। अब ये बात कब किसने क्या कही, ये हमें जो पाठ अच्छी तरीके से पूरा पढ़ोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगी। इसमें जो ये बात कही गई है वो भी तो टॉमी ने ही बोली है और उसी ने बताया है कि उस समय भी टीचर तो होते ही थे, लेकिन आज की तरह नहीं होते थे। उस समय एक आदमी टीचर हुआ करता था, ये बात इसके अंदर बताई गई है। अब इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न आया, हु डज दे रेफर टू। अब इसके अंदर जो दे शब्द आया वो किसके लिए आया है, यानी उस समय उनके टीचर हुआ करते थे उस समय, यानी उस समय कौन थे, लड़के लड़कियां जो पढ़ते थे, विद्यार्थी स्टूडेंट, तो उसके लिए आया। तो हम इसका आंसर किस प्रकार देंगे, दे हैव रेफर टू द बॉयज एंड गर्ल्स इन द ओल्ड एज, यानी पुराने समय में जो बच्चे और बच्चियां थी या लड़के और लड़कियां थी उनके लिए दे शब्द काम में लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट डज रेगुलर मीन है, यानी यहाँ पर रेगुलर का क्या अर्थ है। उस समय जो टीचर होगा उनके, जो टॉमी और मार्गी है, उसका जो रेगुलर टीचर है वो
कौन सा टीचर है? वो यांत्रिक टीचर है, यानी वो एक मैकेनिकल टीचर है। तो अब इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे? इसका हम आंसर इस प्रकार से देंगे, हेयर रेगुलर मीन्स नॉर्मल मैकेनिकल टीचर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इट ए कॉन्ट्रास्ट विथ। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है भेद, अंतर, यानी उन्होंने उसका भेद किससे किया? यानी यांत्रिक टीचर से तो किया है। वर्तमान टीचर उनका वर्तमान टीचर तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल जो कंप्यूटर वाला वो था, और जो ओल्ड एज यानी हमारा जो अभी समय चल रहा है उसके अंदर तो जो आदमी है वही शिक्षक है, तो उसके अंदर जो भेद किया है वो हमें इसका आंसर देना है। तो आंसर कैसे देंगे आप? इट इज कॉन्ट्रास्ट विथ द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर से उसकी भेद और तुलना की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न का जो तीसरा रूप है वो है आंसर ईच ऑफ द दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, यानी लगभग 30 शब्दों के अंदर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 30 से 60 के बीच में आपको आंसर देना है। इसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने प्रकट हो रहा है। पहला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के टीचर किस प्रकार के थे? कैसे थे भाई मार्गी और टॉमी? आपने इतना अच्छी तरीके से पाठ पढ़ा है और आपको इतनी बार बता दिया है, आगे भी प्रश्न हमने किए हैं, तो आपको अच्छे से उसका उत्तर आना चाहिए ना। तो मार्गी और टॉमी के जो टीचर है वो किस प्रकार के थे बताइए भैया। चलो हमें तो बताना ही है, हम तो आपको बताने वाले ही हैं। मार्गी और जो टॉमी के टीचर है वो यांत्रिक शिक्षक थे भाई। उनको टेलीविज़न स्क्रीन पर विभिन्न विषय पढ़ाते थे, है ना, और टेस्ट और गृह कार्य भी लेते थे। आजकल तो आपके गृह कार्य टीचर घर पर आकर दे जाते हैं, और उनके जो टीचर हैं वो कंप्यूटर पर डायरेक्ट उनकी स्क्रीन पर गृह कार्य आ जाते थे और उनको आंसर देना होता था। तो इस प्रकार जो अंतर है वो हमें यहाँ लिखना है कि मार्गी और टॉमी के टीचर किस प्रकार के थे। जैसे हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, दे टॉट देम डिफरेंट सब्जेक्ट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, यानी उनको टेलीविजन स्क्रीन पर भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। दीज मैकेनिकल टीचर आल्सो गेव देम टेस्ट एंड होमवर्क, और उनका जो मैकेनिकल टीचर होता था ना वो उनका टेस्ट भी लेते थे, होमवर्क भी देते थे। दे यूज्ड टू चेक देयर आंसर क्विकली, और उनका जो आंसर है वो तेजी से जांचा जाता था क्योंकि कंप्यूटर है उनकी गति तेज होती है। एंड गिव देम मार्क, और उनको अंक भी दे देता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी के मदर यानी माताजी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? क्या कारण था? यानी उसका जो कंप्यूटर था वो खराब हो गया था, है ना, इसलिए तो बुलाया। और उसको ठीक करने के लिए जो भूगोल का लगातार टेस्ट वो देती आ रही थी और उसमें बार बार वो उसका टेस्ट खराब कर रही थी, तो मार्गी की मदर ने उसको चिंता हुई थी, और मार्गी की मदर ने उस समय उसको रिपेयर करने वाला होता था, उसको काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, उसको बुलाया था। तो अब इसको इंग्लिश में किस प्रकार लिखेंगे? उसका लिखने का ये तरीका है, मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर एज मार्गी मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, यानी मार्गी है वो मैकेनिकल टीचर के द्वारा दिए गए टेस्ट को जो जियोग्राफी के संदर्भ में था वो बार बार दे रही थी। एंड ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसको खराब करते जा रही थी। सी वाज वरीड अबाउट मार्गीज परफॉर्मेंस, और उनकी माता है वो उसकी जो परफॉर्मेंस थी उससे चिंतित थी। यहाँ पर परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, तो उसने क्या किया? जब काउंटी इंस्पेक्टर को वहाँ बुला दिया तो उसने क्या किया, ये हमें उसका आंसर देना। तो उसने आते ही उसको चेक किया होगा, है ना, और जो भूगोल का जो सेक्टर था उसके अंदर जो क्वेश्चन थे वो जल्दी जल्दी आ जाते थे और उसकी उम्र की लेवल के अनुरूप नहीं थे, तो वो उसका आंसर ठीक से दे नहीं पाते थे। तो उसको वापस उसके उम्र के लेवल के अनुसार उस आंसर को करने के लिए कंप्यूटर में कुछ ठीक किया होगा। तो यही आंसर तो हमें देना है, तो हम कैसे देंगे? ऐसे लिखना आपको, ही चेक्ड द कंप्यूटर, उसने कंप्यूटर को चेक किया, एंड फाउंड दैट इज जियोग्राफी सेक्टर वाज वर्किंग वेरी क्विकली, जो जियोग्राफी का सेक्टर था, खंड था, वो उसका तेज गति से काम कर रहा था, यानी प्रश्न उसके फटाफट आ रहे थे, उसके स्तर से ज़्यादा आ रहे थे।
तो वो उसको सही ढंग से कर नहीं पा रही थी। सो ही ओपन एंड रिपेयर, तो उसने उसको खोला और उसको रिपेयर कर दिया, मरम्मत कर दिया। द कंप्यूटर विद इन एन ओवर, 1 घंटे के अंदर उसके कंप्यूटर को ठीक कर दिया गया। इन फैक्ट ही स्लॉट इट्स जियोग्राफी सेलेक्टेड टू एवरेज 10 ईयर लेवल, उसके 10 उम्र की जो औसत उम्र थी उस औसत उम्र के अनुसार उस जियोग्राफी सेक्टर को उसको स्लो कर दिया, यानी धीमे कर दिया। ही पेटेड मार्गिस हेड एंड वेंट अवे, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया और वो वहाँ से चले गए। बस ये आंसर आपको लिखना है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी, मार्गी जियोग्राफी के अंदर खराब क्यों कर रही थी। वाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू हेल्प हर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी कैसे मदद की। अब इसका आंसर अभी आपने थोड़ा बहुत दोनों तरफ से लिया था, वही आपको वापस लिखना है। मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज द जियोग्राफी सेक्टर इन हर कंप्यूटर वॉज गियर्ड इन ए लिटिल टू क्यू, यानी जो उसका भूगोल का सेक्टर था, खंड था, वो कंप्यूटर के अंदर जो गियर का स्थापित कर देना, यानी जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगाया हुआ था, जो सॉफ्टवेयर डाले होते हैं उसको गियर स्थापित इन ए लिटिल टू क्विक, यानी वो थोड़ा तेज था, वो फटाफट चलता था, इसलिए गार्गी को समझ में नहीं आता था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड द जियोग्राफी सेक्टर अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, तो फिर उसने जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं उसने उस कंप्यूटर के अंदर उसका जो जियोग्राफी सेक्टर है उसको लेवल थोड़ा नीचे का 10 ईयर लेवल का कर दिया। तो नीचे करने से उसका अब जो जियोग्राफी का टेस्ट है वो धीरे धीरे स्लो आएगा, तो आसानी से पढ़ के उसका आंसर दे सकती है। मार्गिस कुड डू वेल इन जियोग्राफी, और मार्गी उसमें अच्छा कर सकती है, यानी उसके लेवल के का जो जियोग्राफी के अंदर जो पर्सन आते थे ना वो उससे हाई लेवल के आ जाते थे, उससे बड़े लेवल के। जैसे आप 9th स्टैंडर्ड के हैं और पर्सन आपको अगर 10th स्टैंडर्ड का दे दिया जाए या 11th स्टैंडर्ड का, यानी 11वीं कक्षा का आपको पर्सन दे दिया जाए, तो आप कैसे करेंगे बताइए, है ना। तो आपको वापस 9वीं क्लास का पर्सन करेंगे तभी तो आप उसका आंसर दे सकते हैं ना। तो उसी प्रकार उसके कंप्यूटर के अंदर भी इसी प्रकार को सेट किया गया। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। व्हाट डिड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, एक बार जो टॉमी के टीचर है उसके साथ क्या घटना घटित हुई ये बताना है। जैसे इस बार ज्योग्राफी के सेक्टर के अंदर मार्गी की हुई थी, उसी प्रकार टॉमी के भी तो हुई थी ना, वो क्या हुआ था, उसके हिस्ट्री सेक्टर के अंदर क्या हुआ था वो हमें इसके अंदर लिखना है। पार्ट के अंदर अपने अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि उसका जो यांत्रिक शिक्षक हैं इतिहास खंड वो पूर्ण रूप से एक बार क्या हो गया था, खाली हो गया था। उसके अंदर जितने भी पर्सन और होमवर्क और जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो सब रिक्त हो गए थे, ब्लैंक हो गए थे, खाली हो गए थे। इसलिए इससे मरम्मत करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कम से कम 1 महीना लगा था। वही आंसर हमें यहाँ इंग्लिश के अंदर देना है। तो कैसे देंगे, इसके अंदर अब ऐसा आंसर लिखेंगे, व्हेन द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर का अर्थ बार बार बताया जा रहा है, कंप्यूटर का ही मतलब है, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। जो टॉमी का जो कंप्यूटर का खंड था हिस्ट्री का, उसके अंदर उसके जितने भी भाग थे वो बिल्कुल क्या हो गए, ब्लैंक हो गए, खाली हो गए पूर्णतया। सो इट वाज टेकन फॉर ए रिपेयरिंग, फिर उसकी मरम्मत करने के लिए ले गए। मरम्मत करने के लिए उसको ले जाया गया। एंड इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ टू बी ऑल राइट, उसको सही करने में, ठीक करने में लगभग 1 महीना लग गया। अब हम चलते हैं अगले पर्सन की ओर। अगला जो पर्सन है वो है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड हावर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मार्गी के स्कूल के निश्चित दिन और घंटे होते थे? अगर ऐसे होते थे तो क्यों होते थे? अब इसका आंसर बिल्कुल होते थे, और उसके टाइम टू टाइम टीचर जो है उसकी स्क्रीन पर आ जाते थे, इसलिए उसको हर समय के अनुसार सचेत रहना पड़ता था। तब इसका आंसर हमें पहले तो यस में देना होगा और फिर वाई यानी उसका कारण भी बताना होगा। तो हम पहले वो आंसर दे रहे हैं यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड हावर फॉर स्कूल, यहाँ तक तो हो गया उसका यस में आंसर। अब वाई का उत्तर लिख रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता था, तो हम लिखेंगे द मैकेनिकल टीचर वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, यानी प्रतिदिन एक निश्चित समय पर उनके अध्यापक जी उपस्थित हो जाते थे कंप्यूटर पर। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, ये भी आया था, ये भी हम लिख देते हैं इसके अंदर, संडे और सैटरडे को छुट्टी रहती थी उनके, आते नहीं थे। हर मदर
थॉट दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी अगर एक लड़की या एक बालिका या बच्चा जो भी है वो अगर नियमित रूप से पढ़ाई करता रहे तो ये उसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हम अगर नियमित पढ़ाई करते हैं ना तो हमेशा बेहतर सीखते हैं। एक हिंदी के अंदर कहावत है ना, करत करत ब्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिलपत परत निशान। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी है जो पुराने समय की स्कूल का वर्णन किस प्रकार से करता है, अब उसका आंसर हमें देना है। टॉमी उस पुस्तक के अनुसार बताता है कि पुराने समय में मतलब एक मकान वगैरह बिल्डिंग टाइप होता था, इस प्रकार का एक स्कूल होता था और सभी बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। बच्चों की उम्र भी एक समान होती थी, वे एक दूसरे से आपस में सहायता वगैरह करते थे। स्कूल का जो आंगन होता था उसमें बच्चे खेलते थे। इस प्रकार हमने जो पढ़ा था वही इसको हमें इंग्लिश के अंदर लिखना है। जैसे हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, आंसर, टॉमी डिस्क्राइब्स दैट दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी वर्णन करता है कि उस समय एक विशेष भवन हुआ करता था। ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने भी बच्चे थे वो वहाँ जाया करते थे। इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज, और वे लगभग सभी समान उम्र के थे। दे शब्द किसके लिए आया, द किड्स ऑफ सेम एज, यानी समान उम्र के बच्चों के लिए दे शब्द काम ले रहे हैं। लर्न द सेम थिंग, और वो सभी बच्चे समान चीज़ें ही सीखते थे। दे हेल्प वन अनदर देयर, और वहाँ पर वो एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। दे लाफ्ड एंड शाउटेड, और वे हंसते थे और ज़ोर से चिल्लाते भी थे। इन द स्कूल यार्ड, यानी खेलते कूदते थे स्कूल के आंगन के अंदर। ये पूरी बातें हमें इस प्रश्न के अंदर बतानी हैं। आप इसका अच्छे से समझकर इसका आंसर अपनी नोटबुक के अंदर ज़रूर लिखें, और अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आंसर को अपनी नोटबुक में आसानी से उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। यानी यहाँ पर हमें अध्यापकों का वर्णन करना कि उस समय जो पुराने समय के अंदर अध्यापक होते थे वो कैसे थे, उसका वर्णन यहाँ करना है। हमने स्कूल के भवन का तो कर दिया, अब अध्यापकों का भी करना पड़ेगा। अगर हमने मंदिर का किया है तो मंदिर के अंदर रहने वाले भगवान को कैसे बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार स्कूल है तो स्कूल के भगवान कौन है, गुरु, शिक्षक, तो उसका वर्णन कैसे पीछे रह जाएगा। तो हमें उसका आंसर भी देना है। तो उसका आंसर है, टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर मेन। अरे भैया उस समय जो टीचर होते थे, शिक्षक होते थे, वो क्या होते थे, वो एक आदमी होता था, आदमी की तरह होते थे। जैसे आज हमारे सामने अगर आज हमें कोई कहे कि पुराने समय के अंदर आश्रम हुआ करता था, बच्चा संन्यास लेकर आश्रम के अंदर जाता था, ब्रह्मचारी का रूप में रहता था, भिक्षा मांग के लाता था और वही गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करता था। उसके बाद में जब उसकी शिक्षा हो जाती थी पूर्ण, तब वो वापस गृहस्थ आश्रम धारण करके घर आता था। अब ये बात हम सुनते हैं तो हमें भी अजीब लगती है, और आने वाले समय में जब आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय में उनको अजीब लगेगी। तो यही बात हमें यहाँ वर्णित करनी है। तो हम लिखेंगे, टॉमी सेड द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वर मेन, दे गेव द बॉयज एंड गर्ल्स होमवर्क, और वे बच्चे और बच्चियाँ यानी लड़के और लड़कियों को गृह कार्य भी देते थे। दे आस्क्ड देम क्वेश्चन, और वे उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। स्टूडेंट्स आल्सो यूज्ड टू डिस्कस वेरियस सब्जेक्ट विथ देम, विभिन्न प्रकार के विषयों पर वो उनसे डिस्कस करते थे। द टीचर्स वर स्मार्ट एनफ, उस समय के जो शिक्षक थे वो बहुत चतुर और होशियार भी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न का जो चौथा प्रारूप है वो लगभग 60 से 100 शब्दों के बीच में हमें आंसर देना होता है। उसके संदर्भ में है कि आंसर ईच दीज क्वेश्चन इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 60 to 100 वर्ड्स। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हम ऐसे टाइप में देना है। तो इस प्रकार का जो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है वो है, व्हाट आर द मेन फीचर्स of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story। कहानी में मार्गी तथा टॉमी के स्कूल कक्षा कक्षों और यांत्रिक शिक्षक की जो मुख्य विशेषता बताई है वो क्या क्या विशेषता है वो हमें इसके अंदर बतानी है। यानी उस समय जो कंप्यूटर ही यांत्रिक शिक्षक है, टॉमी के और मार्गी के, दोनों ही मार्गी और टॉमी अध्ययन के लिए कंप्यूटर के सामने निर्धारित समय पर बैठ जाते हैं।
उनके पार्ट हैं जो स्क्रीन पर आते रहते हैं। और मार्गी और टॉमी है जो उनका एक कंप्यूटर पे स्लॉट बना होता है, उस पर वो गृह कार्य अपना डाल देते हैं। उनके एक कंप्यूटर पर पंच कोड दिए रखा है, उस पंच कोड के माध्यम से उनका जो गृह कार्य है उनका मूल्यांकन भी हो जाता है। और जो विद्यार्थी है उनको अध्ययन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका घर है वही स्कूल है और उनकी कक्षा है वो उनका बेडरूम ही है। और उनका कोई तरह का सहपाठी भी नहीं है, क्योंकि घर पर वो अकेले पढ़ते हैं, तो उनका सहपाठी कैसा होगा। तो इस प्रकार की एजुकेशन से वो बिल्कुल उब जाते हैं। अभी तो उब गए होंगे ना, 1.5 साल का जो कोरोना काल है। अब जो घर कैसा लगता है आपको, है ना। स्कूल तो आपको प्यारी लगती है, स्कूल के अंदर आते हो तो उसका माहौल तो अच्छा ही है। तो ये पूरा वर्णन इस पर्सन के अंदर हमें करना है। तो हम छोटे छोटे उस वाक्यों के अंदर इसका आंसर देंगे। जैसे पहले हम दे रहे हैं, द मैकेनिकल टीचर आर कंप्यूटर। उस समय जो यांत्रिक शिक्षक होते थे वो क्या कंप्यूटर की तरह होंगे, होते नहीं होंगे। बोथ टॉमी एंड मार्गी सिट इन फ्रंट ऑफ देम टू स्टडी एट द अपॉइंट टाइम। जब उसका एक निश्चित समय होता था तो मार्गी और टॉमी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाए करते हैं और उनका जो भी पाठ है वो उनकी स्क्रीन पर प्रकट हो जाता है। उसके बाद में मार्गी एंड टॉमी हैव टू इंसर्ट देयर होमवर्क इन द स्लॉट। और मार्गी और टॉमी अपना जो होमवर्क है उसको जो कंप्यूटर पर एक निश्चित स्लॉट होता है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, डाल देते हैं। देयर होमवर्क इज एवेलेट बाय द कंप्यूटर थ्रू पंच कोड सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम होता है, पंच कोड एक पद्धति होती है, उसके माध्यम से उसका इवैल्यूएशन हो जाता है, उसका मूल्यांकन हो जाता है, उसका जांच हो जाता है। द स्टूडेंट नीड नॉट गो एनीवेयर फॉर एजुकेशन। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी उसके घर पर ही उसका अध्ययन होता है। एज देयर स्कूल रूम आर सेट इन देयर होम। और पूरा उसका जो स्कूल रूम है, क्लास रूम है, वो उसके घर पर ही व्यवस्थित है। दे हैव नो क्लासमेट। और उनके कोई तरह का सहपाठी नहीं है। दे सिट अलोन टू रीड। और वो अकेले बैठ के पढ़ाई करते हैं। दे फाइंड इट बोरिंग। और उनको कैसा लगता है, बोरिंग लगता है, बोर हो जाते हैं, मतलब ऊब जाते हैं। अब बड़े क्वेश्चन के अंदर एक पर्सन और है, लास्ट अंतिम पर्सन, वो भी देख लेते हैं। अगला जो पर्सन है वो आपके सामने ये है, अंतिम पर्सन है। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी स्कूल से क्यों घृणा करती है। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसको ऐसा क्यों लगता था कि पुराने समय में जो भी स्कूल हुआ करते थे वो बड़े ही आनंदपूर्वक होते थे, मतलब उसमें पुराने स्कूलों में आनंद आता था। ऐसा क्यों लगता था, ये हमें समझाना है लिख के। चलिए इसको इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। तो मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट हैड मैकेनिकल टीचर, जिसको कंप्यूटर बोलते हैं, फिक्स इन ए स्कूल रूम। यानी उसकी स्कूल के अंदर एक यांत्रिक शिक्षक है, वो एक निश्चित होता है और वो निश्चित समय पर आ जाता है। सी हैड टू सिट अलोन एट ए अपॉइंटमेंट टाइम। और वो जिस समय उसका निश्चित समय होता है उस निश्चित समय के अंदर वो एक अकेली बैठी रहती हैं। डू सम्स एंड लर्न थिंग्स। और वो सब चीज़ें उसको अकेले ही सीखना करना पड़ता है, उसका सहयोग करने वाले उसका कोई सहपाठी नहीं होता है। सी इमेजिन दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसको एक वो कल्पना करती है बैठे बैठे कि पुराने समय में जितने भी स्कूल थे वो कितने मज़े और आनंददायक होते होंगे। बिकॉज क्योंकि ऑल द किड्स वुड गो टू स्कूल टू स्टडी ऑल टुगेदर। जितने भी बच्चे थे वो सब बच्चे एक साथ अपने स्कूल भवन में जाया करते थे, स्कूल में एक साथ बैठते थे, पढ़ते थे, हंसते थे, खेलते थे, कूदते थे। दे वुड लाव, वो हंसते भी थे, प्ले खेलते भी थे, एंड सिट टुगेदर, और साथ साथ बैठते इन द क्लासरूम, कक्षा के अंदर। दे वुड हेल्प वन अनदर, और वो एक दूसरे की मदद भी करते थे इन होमवर्क, उनके गृह कार्य के अंदर, एंड इन देयर स्टडी, और उनके अध्ययन के अंदर। दे वुड इंजॉय देमसेल्फ एवरी मच इन द स्कूल टाइम, और वो अपने स्कूल समय में बहुत ही आनंद और मज़े लिया करते थे, ऐसा उसका मानना है। इस प्रकार हम इनके आंसर दे सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छी तरीके से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझाए हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करिएगा, उतारिएगा, लिखिएगा, राइट डाउन करिएगा, और जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। हम उसके और प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।
आगे आने वाले वीडियो में जो स्माइल 3 प्रोग्राम के माध्यम से जो होमवर्क आया है, पहले पार्ट के जो भी होमवर्क के अंदर प्रश्न आए हैं, मैं अगले वीडियो में वो लेने वाला हूँ। इसलिए आप अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।